आध्यात्मिक गुरु, मानव धर्म के संस्थापक, भाजपा के स्टार प्रचारक, केंद्र में मंत्री रहे, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी। जब सतपाल महाराज जी से बात होती है तो बात होती है विजन की, डेवलपमेंट की। महाराज जी, आपने उत्तराखंड में पर्यटन के जो अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, उनको बहुत बढ़ाया। टूरिज्म कि नई नई चीज़ों की खोज करें, नए नए अपने आइडियाज़ दिए। आपके विजन जो हैं वो उत्तराखंड के लिए एक नया आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे उत्तराखंड में पर्यटन को आप बढ़ा रहे हैं? नमस्कार। उत्तराखंड अपने आप में ही सौंदर्य का खजाना है। यहाँ पर हिमाच्छादित पहाड़ियाँ, चोटियाँ और घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दुनिया की सबसे बेहतरीन सुंदरता को लेकर के और बेहतरीन वादियों को लेकर के हमारा उत्तराखंड देवभूमि, जो 4 धामों से हमारा सुसज्जित है, ये एक बहुत ही धर्म भूमि हमारी ये है। इसके अंदर एक चैलेंज है, क्योंकि हमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जितने कंकर हैं उतने शंकर हैं। तो हम लोगों ने ये सबसे पहले सोचा कि जो यहाँ धार्मिक यात्री आते हैं उनको हमने क्लासिफाई किया। कुछ लोग भगवती के दर्शन करने आते हैं, अपने शक्ति की उपासना करते हैं, वो शाक्त कहलाते हैं। तो हमने एक शाक्त सर्किट बनाया और बिना किसी भेदभाव के 12 हमने कुमाऊं के मुख्य स्थान भगवती के चुने, 12 हमने उत्तराखंड के मुख्य स्थान भगवती के चुने और ये करके 24 का हमने सर्किट बनाया। अभी 12 तारीख को आपके सामने वो सर्किट आ जाएगा और उसमें सभी जो भगवती के मानने वाले उपासक हैं उनसे आग्रह है कि सभी स्थानों पर जाकर के भगवती का दर्शन करें और पुण्य प्राप्त करें। इसके बाद हमने शैव सर्किट बनाया, वैष्णव सर्किट बनाया और नवग्रह सर्किट बनाया। मैं जब दक्षिण गया था तो वहाँ एक जगह है कुंभकोण। तो वहाँ पर कई मंदिर मैंने देखे जो बने हुए हैं, कई देवताओं के मंदिर हैं, नवग्रहों के मंदिर हैं, बड़ी पूजा वहाँ होती है। तो एक ऐसा क्षेत्र वहाँ डेवलप किया गया है जहाँ की आप नवग्रह की पूजा भी कर सकते हैं, देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। तो मेरा भी ये विचार था कि उत्तराखंड को संवारने का, सजाने का ये मौका है, तो क्यों नहीं हम नवग्रह जो हमारा सर्किट है उसको डेवलप करें। इसमें मानिला के अंदर हमारे नवग्रह मंदिर हैं जहाँ 9 के 9 ग्रह पूजे जाते हैं। तो जो भी 9 ग्रहों का पूजन करना चाहे वो वहाँ जा सकता है। कोई राहु का पूजन करना चाहे तो उसके लिए पैठानी में राहु का सिद्धपीठ है। राहु का गोत्र पैठानी था। जब भगवान ने जब ये समुद्र मंथन हुआ और राहु का शिरछेदन किया तो जहाँ उसका सिर गिरा उस स्थान का नाम पैठानी हो गया, क्योंकि राहु का गोत्र पैठानी था। और इसके बाद ओखलखांडा के अंदर बृहस्पति का मंदिर है, कटारमल में सूर्य का मंदिर है, खरसाली में शनि महाराज का मंदिर है। तो ये मंदिर हमने जो है एक सर्किट में डाल करके इसको नवग्रह सर्किट बनाया है। इसके बाद सेब मुखीम के अंदर हमारे नागराज का बहुत विस्तार है, नागराज की पूजा होती है। बागनाथ हो गए, नागनाथ हो गए, तो इसका भी हमने एक नागराजा का भी एक सर्किट बनाया है। गोलू देवता जिनको न्याय का देवता माना जाता है, कुमाऊं में उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, तो उनका भी हमने गोलू सर्किट बनाया है। बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है, सिख सर्किट बनाया है। गुरु नानक देव जी यहाँ पधारे और उन्होंने मीठा रीठा साहब के अंदर मीठा रीठा बनाया, उसको आशीर्वाद दिया। तो आज सारी जनता वहाँ जाकर के मीठा रीठा का सेवन करती है, प्रसाद रूप में लेते हैं। इसी प्रकार से हेमकुंड साहब में विचित्र नाटक के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सप्त सिंह पर्वत है तहाँ हेमकुंड सोबत है वहाँ। और उन्होंने बताया कि मैंने कालिका महाकालिका की आराधना करके मैं पिछले जन्म में दुष्ट दमन सिंह था और इस जन्म में उनके आशीर्वाद से मैं गुरु गोविंद सिंह के रूप में बनाया। तो ऐसा परम धाम जो सिखों के हृदय में निवास करता है हमारे उत्तराखंड में है और इसको हम डेवलप कर रहे हैं, इसको सर्किट बना के हमने डाला है। तो इससे मैं समझता हूँ कि सिख समुदाय को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारे पास ये रिक्वेस्ट भी आई है वैंकूवर से कि वो लोग चाहते हैं सीधे फ़्लाइट से वैंकूवर से
हरिद्वार पहुंचना, हरिद्वार से बाय हेलीकॉप्टर हेमकुंड साहब और मीठा रीठा साहब। तो ये भी एक सर्किट बन जाएगा, डेवलप होगा और बड़ी खुशी की बात है कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी हम लेंगे, उसका भी एक विस्तार होगा, नेटवर्क का विस्तार होगा। तो इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2030 के अंदर उत्तराखंड कहाँ रहेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, जिससे कि हमारे बड़े बड़े जहाज बोइंग 380 और आपका एयरबस 380 और बोइंग 777, ये बड़े जहाज जो हैं, जो वाइड बॉडी जहाज माने जाते हैं, जिसके अंदर 400 पैसेंजर बैठ कर के आते हैं, जब इतने बड़े जहाज यहाँ उतरेंगे तो टिकट की कीमत भी कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ विद इन रेंज ऑफ 15,000 to 20,000 रुपीज़ आप लंदन से, आप अमेरिका से, न्यूयॉर्क से सीधे फ्लाइट ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी धर्म नगरी हरिद्वार का वैभव बढ़े, इसका सम्मान बढ़े और लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से योगा सीखने के लिए आए, योगा फ़्लाइट्स हो जाएँ, गंगा फ़्लाइट्स हो जाएँ, गंगा में स्नान करने वाले गंगा फ़्लाइट्स लेकर के आएँ, यमुना में यमुना में स्नान करने वाले यमुना की फ़्लाइट्स को लेकर के आएँ, चार धाम जो हमारे देवस्थानम बोर्ड है, चार धाम के लिए आए तो चार धाम की फ़्लाइट्स हो जाएंगी। इस प्रकार के चार्टर फ्लाइट्स हमारे उत्तराखंड में आनी शुरू हो जाएंगी और नॉर्थ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब कंजेशन आ जाता है दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर और वहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, तो ऑप्शनल जो एयरपोर्ट है वो आपका देहरादून ही बनेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली। तो मैं समझता हूँ कि अब आवश्यकता है, क्योंकि जॉली ग्रांट एक्सपैंड नहीं हो सकता, उसमें नदी आ गई है और एक या दो फ्लाइट से हम ये नहीं कह सकते अगर दुबई से एक फ़्लाइट आती है, एक काठमांडू से फ़्लाइट आती है तो हमने सोच लिया कि हमने इंटरनेशनल बना दिया। वो तो केवल खाता पूर्ति है, पर देखा जाए कि जो फुल पोटेंशियल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो तभी होगा जब लॉस एंजलिस से, वैनकूवर से, न्यूयॉर्क से, लंदन से डायरेक्ट फ़्लाइट से आए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे संत हैं, कुछ पोर्चुगीज़ संत हैं, कुछ और भी हमारे विदेशी संत हैं, जो बड़ी मात्रा में साउथ अमेरिकन्स को आकर्षित करें। तो साउथ अमेरिका से भी, रियो डी जनेरो से, ब्राज़ील से, पेरू से अगर फ़्लाइट्स डायरेक्ट उड़ के यहाँ आएंगी तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी हमारे उत्तराखंड के साथ हो जाएगी और इसका उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड का जलवायु बड़ा साफ़ है, देयर इज़ नो पोल्यूशन हियर। तो यहाँ पर अगर माइक्रोचिप की आप फैक्ट्री लगाते हैं, जिसको ताइवान लगाना चाहता है, तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। छोटे से पैकेज में आप $1 मिलियन के आप चिप्स भेज सकते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होगा। दूसरी बात हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, हमारी हॉर्टिकल्चर है, फ्लावर्स हैं, इसका भी हम विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। तो हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आज इंटरनेट की जगह आप पूरे नॉलेज से, इंसाइक्लोपीडिया से आप कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी साधु संत इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें और इसका समर्थन करें और हमारे हरिद्वार देव नगरी में, धर्म नगरी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। ये अपने आप में हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना आपका एक विजन रहा है, क्या लगता है धरातल पर क्या ये संभव हो पाएगा? बातचीत करके आ गया हूँ, माननीय हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने हमें बताया कि आप भूमि का चयन कीजिए, भूमि को ढूंढी है। कल भी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई, उन्होंने निर्देश कर दिया है कि भूमि का चयन करो और हम करेंगे। हमें माननीय उड़ियन मंत्री जी ने, एविएशन मिनिस्टर जी ने कहा है कि जो भी पैसा लगेगा हम इसमें देंगे, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर लोग योग सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए, हिमालय दर्शन के लिए आते हैं और उनको दिल्ली में रुकना पड़ता है। दिल्ली में रुकना नहीं चाहता कोई आदमी, क्योंकि दो ही टाउन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक धर्मशाला, जिसको विदेशी लोग जानते हैं, और एक ऋषिकेश। ऋषिकेश में बीटल्स आए, ऋषिकेश का जो क्लाइमेट बहुत सुंदर है, आपने देखा होगा। तो ये जो धर्म नगरी हरिद्वार, ऋषिकेश और योग और हिमालय दर्शन के लिए, ध्यान करने के लिए, ध्यान सीखने के लिए, योग सीखने के लिए जो लोग आएंगे, तो उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही, लेकिन आपके माध्यम से जैसे जैसे पर्यटन को आपने बढ़ाया, आपकी एक योजना रही होम स्टे योजना, उसने कहीं ना कहीं पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद की है लोगों की। आप कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना के कारण एक्चुअली हमारी पूरी वो जो एक स्कीम थी, उसमें थोड़ी रुकावट आई है।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी हुआ है, कम से कम हमारी काफ़ी सारी हमारी होम स्टे की योजना सफल हुई है। उसमें दिक्कत यह है कि लैंड कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा लोगों को कठिनाई होती है, दिक्कतें होती हैं, उसको भी हम आसान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग अपने घरों को होम स्टे बनाएं। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि पुराने जो हमारे मकान हैं जिसमें दीवारी होती है, पुरानी लकड़ी होती है, उसमें एक अच्छा सा आधुनिक टॉयलेट जोड़ करके आप लोगों को विश्राम करने की अनुमति देंगे तो उससे दो फायदे हैं। एक तो आपका पैतृक मकान, आपका पुश्तैनी मकान बच जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि जब आपके परिवार वाले आना चाहेंगे वो अपने मकान में आ सकते हैं। बच्चों को अपने दादा दादी के मकानों को देखने का मिलेगा, अपने रूट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा कि भाई हम कहाँ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ का पानी, यहाँ की आबहवा कितनी सुंदर है। दूसरा, वो उसकी आउटसोर्सिंग हो सकती है और उसको हम किसी माध्यम से और भी उसको पर्यटक को दे सकते हैं, तो वो आपको धन भी अर्जित करके देगा, पैसा भी कमा के देगा। तो ये एक पंडित दीनदयाल जी के नाम से हमने ये स्कीम चलाई है होम स्टे की, जो बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। दूसरी बात, आपने जो पलायन की हमारे गृह मंत्री जी की चिंता है कि हमारे सीमांत गांव खाली होते जा रहे हैं। आज नीति घाटी से लोग निकल रहे हैं। हमने वहाँ पर टिमरसन महादेव, जिसका विज्ञापन आज अखबारों में निकला है, वो टिमरसन महादेव के अंदर 15 फुट का लिंग बना है, स्वयंभू लिंग बना है। तो वहाँ पर यात्री जाएंगे तो हमारे सीमांत के गांव में एक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज़्म की एक्टिविटी बढ़ेगी, लोग धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। कोई वहाँ पर टेंट्स उपलब्ध कराएगा, कोई यात्रा कराएगा, कोई वहाँ जीपें चलाएगा। तो इससे हमारे जो सीमांत गांव हैं वो फिर से आबाद हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे सीमांत गांव हैं वहाँ पर धार्मिक स्थानों को हम फिर से एक्टिवेट करें, उनका प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारा पलायन रुके। रिलीजियस टूरिज़्म हो, इको टूरिज़्म हो, स्पोर्ट्स टूरिज़्म हो, आपकी कई योजनाएं हैं। आपने रोपवे के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं और कई जगह काम भी चलना शुरू हो गया है। इसके अलावा आपका एक विज़न था कि ओली में जो है इस तरीके का रोपवे बना जाए, स्कीम को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये वास्तव में कितना धरातल पे हो पाएगा? जो ओली का जो हमारा रोपवे है वो तो बन के तैयार हो गया है, वहाँ गंडोला भी चल रहा है। कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग से ओली में बर्फ़ जो है हिमपात समय पर नहीं हो पाता है, उससे हमारे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं वो संपन्न नहीं हो पाते हैं। ये घटना ईरान में भी होती है, अफ़गानिस्तान में भी होती है और भी देशों में होती है कि वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो गेम्स नहीं हो पाएंगे। परंतु अपने स्पोर्ट्स को हम कर पाएँ तो ओली से ऊपर एक जगह कॉर्सो है जहाँ पर ITBP अपने स्कीइंग को, अपने खेलों को संपन्न करता है। अगर हम ITBP को डेवलप करेंगे और ये हमारे कोर्सों को डेवलप करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं वहाँ संपन्न हो सकते हैं। मैं मॉन्ट ब्लैंक गया था, ये आपके फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में पड़ता है। तो जितने अच्छे स्लोप्स माउंट ब्लैंक के हैं उससे भी अच्छे स्लोप्स हमारे कोर्सों में हैं और कई इंटरनेशनल खेल हम वहाँ पर संपन्न कर सकते हैं। तो वी हैव टू टेक अ विल। हमें थोड़ा सा हम ओली से ऊपर कोर्सों अगर हम करीब 1.5 किलोमीटर अगर हम चेयर लिफ्ट को ले जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे इंटरनेशनल गेम्स वहाँ पर हो जाएंगे और हमारा उत्तराखंड एक इंटरनेशनल जगत के अंदर स्कीइंग के रूप में, स्कीइंग रिजॉर्ट के रूप में स्थापित हो जाए। उत्तराखंड में ट्रैकिंग को लेकर देखा जाए तो बहुत लोग देश से विदेश से ट्रैकिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कई जगह ऐसे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है बिल्कुल बंद कर दिए हैं। खूबसूरत जगह हैं, लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन या शासन के द्वारा जो कुछ चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं ये कहीं ना कहीं पर्यटन को जो है रोक देता है। इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके ये हैं कि आप बुग्यालों में रात को नाइट स्टे नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए अपील कर रहे हैं और हम उनको संतुष्ट करने जा रहे हैं कि हम टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका टेंट होता है, स्लीपिंग बैग होता है, इस प्रकार के टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर से हम लोग रात्रि निवास करवाएंगे और इसमें कोई भी बुग्याल को क्षति नहीं होगी। हम भी बुग्याल के लिए चिंतित हैं और हम जो ट्रैकिंग है ये संपन्न हो। फॉरेस्ट विभाग से भी हमारी कई बातचीत भी हो चुकी हैं, आगे भी हम उनसे रिपोर्ट करेंगे
और उनको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि जिस प्रकार के तंबू लगाए जाते हैं और आपका स्कीइंग गियर होता है और भी चीज़ हमारे कैंपिंग गियर्स होते हैं, वो सब चीज़ उनको दिखाएंगे हम। इन सब चीज़ों के ज़रिए हम लोग बिना बुग्याल को क्षति पहुंचाए हम लोग वहाँ रात्रि निवास करके आगे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बाधा इसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है और मैं समझता हूँ कि उनकी चिंता निर्मूल नहीं है, वो भी अपने जंगलों के बारे में बड़े चिंतित हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है वो सब चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन दे करके और हाई कोर्ट को संतुष्ट करते हुए हम लोग चाहेंगे कि हमें परमिशन मिले और हम अपने ट्रैकिंग रूट्स को फिर से चालू रखें। भारत नेपाल के बीच में अभी पुराने समय में देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव भी रहा, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि वो चीज़ें दूर की जा रही हैं आपके माध्यम से। आपने भी पंचेश्वर बांध को लेकर भी जो है आपने नेपाल के राजदूत से मुलाकात करी, क्या रहा उसमें? मैंने हमारे राजदूत से, नेपाल के जो राजदूत से उनसे भेंट की और बड़े सद्भावना माहौल में हमारी मीटिंग हुई। तो मैंने उनको बताया कि हमारे देवप्रयाग से रघुनाथ जी की बारात लेकर के, भगवान राम की बारात लेकर के हम जनकपुर पहुँचे और पूरे नेपाल के अंदर से हम गुजरे। नेपाल के लोग बड़े उत्साहित थे, बड़े प्रसन्न थे और सबने ही बड़ा सहयोग दिया। हम आगे चाहते हैं कि हम भी जनकपुर के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर सहयोग देते हुए उसको एक इंटरनेशनल कार्यक्रम बनाएं कि भगवान राम की बारात और किस प्रकार की वहाँ विधियाँ होती हैं, किस प्रकार का वहाँ पर गायन गाया जाता है। वो सारी चीज़ें हम जो मिथिला वासिनी हमारी सीता जी थी, तो मिथिला के कल्चर को हम प्ले करें और अपने आप में ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भगवान राम और सीता का विवाह देखने को मिले। पंचेश्वर की आपने जो बात की, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और ये 5000 से ऊपर मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। अगर इस बिजली को हम बेचना चाहें तो यहाँ से लेकर सिंगापुर तक बेच सकते हैं। तो इतना बिजली का उत्पादन होगा और मैं समझता हूँ कि हमारे नेपाल के अंदर जहाँ सदियों से अंधेरा था वहाँ पर प्रकाश की ज्योत जलेगी, प्रकाश का बल्ब जलेगा और नेपाल विकास करेगा। इसके अंदर 80 किलोमीटर की झील बन रही है, दोनों देश के बीच में ये झील बनेगी। इसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं क्योंकि झील आपने देखा होगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर लेक जिनीवा हो गए, इंटरलाकन हो गया, बड़ी झीलें वहाँ पर हैं। इस प्रकार से पर्वतों के अंदर झील हो जाए तो उसके साथ काफ़ी इंटरनेशनल गेम्स जुड़ जाते हैं। उसमें स्कीइंग का हो गया, वाटर स्कीइंग का हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, बहुत सी चीज़ें वहाँ जुड़ जाएंगी। तो दोनों देशों के बीच में मैं समझता हूँ एक नया एक डायमेंशन से टूरिज़्म आगे बढ़ेगा। उसमें खान पान का टूरिज़्म है। नेपाल में लोग हमारे खाते हैं, सेल रोटी खाते हैं। नेपाल का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, उत्तराखंड का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है और हमारे कुमाऊँ में तो रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ है। तो जो हमारा नेपाली और कुमाऊनी कुजीन है इसको हम प्रोत्साहित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक नए डायमेंशन में टूरिज़्म आगे बढ़ेगा। आपने महाभारत सर्किट भी बनाने के लिए बात की थी और उसमें काम करवाने की बहुत सारी चीज़ें करी, वो प्रयास कहाँ तक पहुँच पा रहा है अभी? महाभारत सर्किट का जो प्रयास है जी, उसमें जब हमने प्रेजेंटेशन दिया केंद्रीय सरकार को तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सर्किट बन रहा है क्योंकि महाभारत में जहाँ पर पांडवों को लक्षाग्रह के अंदर जलाने की साजिश की गई और वो निकले, वो हमारे विकास नगर के अंदर वो लाखा मंडल के अंदर बना हुआ है। लाखा मंडल का नाम ही लक्षाग्रह से आता है। तो पांडव वहाँ पर पढ़े, दीक्षा हुई। देहरादून का नाम जो देरा है वो तो गुरु राम राय ने डेरा डाला और जो दून शब्द है वो द्रोण से निकल के आता है। द्रोणाचार्य वहाँ पांडवों को पढ़ाते थे, इसलिए यह देहरादून कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ से लेकर के फिर पांडव लोग भगवान शंकर के दर्शन करने गए क्योंकि गोत्र हत्या उन्होंने कर दी थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए आप शिव का दर्शन करने जाओ। तो शिव ने दर्शन नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से जब वो पहाड़ में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से नंदी आ रहे हैं, बैल आ रहे हैं। तो उन्होंने भीम ने अपने पैर दोनों वैलीज़ में रख दिए, पहाड़ के बीच में खड़े हो गए। तो जो सामान्य जानवर था वो तो पैर के नीचे से निकल गया, पर जो शिव रूप में जो एक बैल था वो वापस भागा और केदारनाथ में उसने अपना सिर जो है ज़मीन में गाड़ दिया। वो सिर जाके पशुपति में गिरा। ये माना जाता है कि पशुपतिनाथ के अंदर भगवान शिव का रूप निकला हुआ है।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ढोलेश्वर महादेव में शिव शंकर प्रकट हुए, पर यह माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में एक ही शिव है और दोनों देशों में उसकी पूजा की जाती है। तो आज शिव के माध्यम से भी नेपाल भारत हम सब उनके भक्त हैं, पूजा करते हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में मनमुटाव हटना चाहिए, आपसी संबंध आगे बढ़ना चाहिए। पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते हैं, तो पड़ोसी से संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए। हर समय हम नेपाल की सहायता करेंगे, नेपाल की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे, और बहुत से काम हमारी सरकार ने किए हैं। मैंने अभी रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि जनकपुर से लेकर के और अयोध्या तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए और गोरखपुर से एक्सटेंशन करते हुए लुम्बिनी तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि हमारे बौद्धिस्ट लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो उसके अंदर भी काफ़ी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव रुख है। तो ये दो चीज़ें जो हैं नेपाल को एक उपहार के रूप में मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बात करें, आप पर्यटन मंत्री हैं, सतपाल महाराज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि अगर ये पर्यटन की ये प्रोजेक्ट अगर हम उत्तराखंड में कर लें तो पर्यटन जो है अपने चरम पर पहुंच जाएगा? ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका? ऐसा है कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो बहुत से हैं, पर अब कोरोना के कारण बहुत सी एक रुकावट आ गई है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा था कि एक योग का बड़ा सेंटर बनाया जाए, जिसमें योग की चिकित्सा, योग के द्वारा होलिस्टिक हीलिंग के लिए एक सेंटर का निर्माण हो, जिसका फ़ायदा सारी दुनिया को मिले। क्योंकि हम लोगों ने, महर्षि पतंजलि और ऋषियों ने यहाँ से योग को सारी दुनिया को दिया है। तो एक ऐसा जो योगा कैपिटल ऑफ इंडिया जो ऋषिकेश है, उसके अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो योग के ऊपर रिसर्च भी करे, और योग की जो हीलिंग है जिससे सारी दुनिया आज प्रभावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को भी अंतर्राष्ट्रीय रूप के अंदर प्रतिष्ठित करवाया है। तो ऐसी योग की जगह में ऋषिकेश के अंदर इसका एक बहुत बड़ा विशाल सेंटर हो, तो उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा और लोग यहाँ आएंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से वो अपने घर बैठे भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में योगासनों के बारे में, पद्धति के बारे में, मंत्रों के उच्चारण के बारे में, कि मंत्रों की वाइब्रेशन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे ऋषियों ने मंत्रों की शक्ति को जागृत करके बहुत कुछ हासिल किया। तो ये जो वाइब्रेशन की जो शक्ति है, और मैं समझता हूँ कि ध्यान करने की जो शक्ति है, अब जैसे ये धूप पड़ रही है, आप कागज़ रखते हैं, कागज़ गर्म हो जाएगा, पर अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणों को एकाग्र करेंगे तो वहाँ आग जल जाएगी। ऐसे ही हमारा माइंड का फोकस है। लाइट को हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इट बिकम्स अ लेजर, और लेजर जो है वो कभी डिविएट नहीं होता। यहाँ से आप जलाएंगे तो चंद्रमा तक वही उसका डायमेंशन रहेगी। इसी प्रकार से जब हम फोकस करते हैं, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसमें अगाध शक्ति पैदा होती है। इसीलिए हमारे योग दर्शन में भी कहा है, चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो कंसंट्रेशन के अंदर बड़ी शक्ति है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। पैराफिजिकल, मैं समझता हूँ पैरा जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उन पर रिसर्च होगी तो भारत का बहुत बड़ा योगदान संसार के लिए। दैनिक भास्कर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।